हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग, जैसे कि मैंने हेडिंग लिखा है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आपसे बात करूंगा। जो परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। हमने ओम्स लॉ को डिफाइन किया। ओम का नियम धारा विद्युत में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। ओम का नियम में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, वो था R बराबर V अपान I। R का मतलब R बराबर V अपान I वोल्टेज यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को रेजिस्टेंस कहते हैं। और किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में, यानी उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, प्रेशर इत्यादि को ना परिवर्तित किया जाए तो यह हमेशा कांस्टेंट होता है। यह मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रतिरोध को और थोड़ा ज़्यादा डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ प्रतिरोध के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों की इकाइयाँ क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, फिर विद्युत चालकता, इसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ MCQ के बारे में बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो प्रतिरोध होता क्या है? जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने न्यूक्लियस के आकर्षण बल से थोड़ा आज़ाद होते हैं, थोड़ा स्वतंत्र होते हैं। अगर उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को या संयोजी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा दे दी जाए तो आसानी से वो भागने लगते हैं या गतिशील हो जाते हैं। और उनके गतिशील होने से ही किसी भी चालक तार में या किसी भी पदार्थ में या किसी भी मटेरियल में विद्युत धारा बहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गतिशील होते हैं तो उनके सामने पॉजिटिव आयंस भी आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उससे टकरा जाता है, फिर बैटरी से फिर ऊर्जा लेता है, फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर पॉजिटिव आयन से कोलिजन करता है। कोलिजन करने से उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है, फिर वो बैटरी से एनर्जी लेता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन के भागने के मार्ग में कुछ अवरोधक या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं वो मटेरियल के अंदर के पॉजिटिव आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ लॉस हो जाती है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जैसे हम कोई कुंभ के मेले में गए हैं, आपने देखा होगा वहां पर अपार भीड़ होती है, लाखों करोड़ों लोग वहां पर बिखरे रहते हैं। और कोई एक आदमी एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहता है। तो जब आप देखोगे कि उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या 50 मीटर की दूरी भी तय करना है, तो आप देखोगे वो उस व्यक्ति को कितने लोगों से टकराना पड़ता है। और कई लोगों से टकराने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और जो मेले में जितने लोग हैं उसको पॉजिटिव आयंस मान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव आयन से टकराता है, फिर गिरता है, एनर्जी लॉस करता है, फिर बैटरी से एनर्जी गेन करता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। तो लगातार वो बढ़ता जाता है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से ही चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच पाता है। इस औसत वेग को ही बोलते हैं अनुगमन वेग। औसत वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कहा जाता है, VD से प्रदर्शित किया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये जो अवरोध है, जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में पॉजिटिव आयंस आते हैं, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर आप कल्पना कीजिए कि कुंभ का मेला खत्म हो गया है और पूरी भीड़ खत्म हो गई है, पूरा खाली स्पेस है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई समय नहीं लगेगा और ना कोई टकराहट होगी, ना कोई संघर्ष होगा। वो आसानी से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच जाता है बिना किसी रुकावट के। और ऐसी स्थिति अगर किसी चालक में हो जाए कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और कोई पॉजिटिव आयंस नहीं है, क्रिस्टल का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई अवरोधक नहीं है, तो उस स्थिति को बोलते हैं अति चालकता। अति
चालकता। अति चालकता का मतलब प्रतिरोध शून्य हो गया। प्रतिरोध शून्य हो गया। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन से टकराना, यही प्रतिरोध होता है। जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, जितना कम टकराएंगे उस चालक का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। और बिल्कुल नहीं टकराएंगे यानी चालक का प्रतिरोध 0, धारा का मान अधिकतम, यानी धारा इजीली फ्लो होगा। यानी वो आदमी जब मेला खत्म हो गया, कुंभ का मेला, आप देखोगे फ्रीली मूव कर रहा है, उसकी कोई टकराहट नहीं हो रही, किसी से कोई टकराहट नहीं हो रही। इस स्थिति को बोलते हैं अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। यानी किसी प्रकार का कोई टकराहट नहीं, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, और इलेक्ट्रॉन फ्रीली कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। और ये एक विशेष स्थिति होती है चालक की, एक निश्चित तापमान पर उसका प्रतिरोध पूरी तरह शून्य हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन से संघट्ट खत्म हो जाता है। तो प्रतिरोध क्या होता है कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराएगा। इस टकराहट को, कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, जब टकराता है इसी को बोलते हैं अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शन। तो कोई भी चालक धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या हुई? प्रतिरोध की फिजिकल प्रतिरोध, कोई भी चालक धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। इसी रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। The conductor offers some obstruction in the flow of current, and this obstruction is known as the resistance. तो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? प्रतिरोध का फॉर्मूला तो आपको मालूम V/I होता है। प्रतिरोध के नाम से ही स्पष्ट है कि किसी दुनिया में ऐसा कोई भी चालक तार नहीं है जिसमें करंट इजीली फ्लो होगा। कुछ ना कुछ उस कंडक्टर का मटेरियल उस पर एक रुकावट पैदा करता है। इस रुकावट को ही बोलते हैं प्रतिरोध। जब रुकावट खत्म हो जाएगा तो वो चालक बन जाएगा अति चालक, सुपर कंडक्टिविटी। और ये भी बड़ी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है अति चालकता। अति चालकता की स्थिति में इलेक्ट्रॉन और उस चालक के अंदर पॉजिटिव आयंस के बीच में कोई टक्कर नहीं होती, एक आदर्श स्थिति होती है, आइडियल कंडीशन। प्रतिरोध शून्य तो धारा का मान अधिकतम। अगर I = होता है V/R, R बराबर 0, V बराबर 0 रख दो तो ये हो गया अनंत धारा बहती है। अनंत धारा का मतलब बहुत अधिक धारा बहती है, यानी अब इलेक्ट्रॉन के मार्ग में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध का मतलब होता है कि जब भी किसी मटेरियल के अंदर या किसी चालक के अंदर धारा का प्रवाह होता है तो धारा का प्रवाह का मतलब इलेक्ट्रॉनों का बहना, तो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में कुछ पॉजिटिव आयंस या क्रिस्टल के आयंस सामने आ जाते हैं जिससे वो टकरा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस हो जाती है। और जितना ज़्यादा लॉस होता है वो चालक तार उतना गर्म हो जाता है। इसी को मैं अलग से एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जितना ज़्यादा टक्कर होगा, जितना ज़्यादा टकराएगा वो चालक के अंदर उपस्थित पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा हीटिंग लॉस होगी। तो ये भी एक अलग से टॉपिक है आपके रेंज और CGPSC मेंस में। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो प्रतिरोध का मतलब होता है द कंडक्टर ऑफर्स सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द करंट। कोई भी चालक धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, इसी रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हुआ, देखिए जा रहे हैं जो ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन रहा है। तो जब ये जाता तो यहाँ एक पॉजिटिव आयंस आ गया, इस पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन टकराता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर तो इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध का गणितीय रूप से मान कैसे निकाला जाता है? किसी भी चालक का प्रतिरोध कितना है इससे डिसाइड होता है
कि चालक के दो सिरों पर आपने कितना विभवांतर उत्पन्न किया और उस विभवांतर के कारण उसमें कितनी धारा प्रवाहित हुई, इन दोनों का अनुपात, द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज टू द करंट विल बी नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रजिस्ट करना यानी अपोज करना। तो इस दुनिया में हर मटेरियल जब उसके अंदर कोई करंट फ्लो होता है तो उसको अपोज करता है। वो कितना अपोज करेगा डिपेंड करेगा वो मटेरियल कैसा है। लकड़ी जो होता है, जो कुचालक पदार्थ होते हैं, वो धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, यानी धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं। लेकिन कुछ दूसरे चालक है जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। हमारे शरीर से भी जब करंट फ्लो होता है तो हमारे शरीर के जो ब्लड सेल्स हैं उसमें भी जो मटेरियल होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें हम धारा प्रवाहित करें तो पूरी तरह से धारा आसानी से फ्लो होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। इसी रेजिस्टेंस यानी धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट पैदा होगा, इसी रुकावट को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब प्रतिरोध के बाद हम आपको बताएंगे प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द रेजिस्टेंस, विथ फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा और आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए अब हम लोग रेजिस्टेंस को बताते हैं। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में बताया था, R बराबर V/I होता है। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस समय 1 में 1 को डिवाइड करेंगे 1 और R की यूनिट होगी ओम, इसका सिंबल है ओमेगा। ये तो पिछले लेक्चर में बताया था। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं R किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वो कौन से फैक्टर है जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। देखिए अगर आप इसका डेरिवेशन निकालोगे, हमको निकालना नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है इसका, तो R का जो एक्सप्रेशन आता है प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध का मतलब होता है V/I, और V/I या R इसका मान होता है, ध्यान से मैं लिख रहा हूं 2m। m इलेक्ट्रॉन का मास है, n उस चालक पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और E² इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये टाउ, और इन दोनों के बाद L/A। L क्या है? चालक की लंबाई, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपको प्रतिरोध भी समझ में आ जाएगा, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी आपको आसानी से समझ में आएगा। दोनों में अंतर बताऊंगा, उसके बाद इसकी इकाई के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो परीक्षाओं में आता है। चलिए, तो जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ में, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए, यानी उसका तापमान, दाब, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ इत्यादि को ना बदला जाए, तो उस समय क्या होता है? लेंथ भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का मास, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये तो कभी भी नहीं बदल सकता है। n और टाउ, इसको थोड़ा लिखते हैं यहां पर। n पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी पदार्थ में जैसे मैंने कॉपर का वायर लिया, तो कॉपर के वायर में के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, और ये पदार्थ पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर। कॉपर के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी, सबके लिए n का मान अलग होगा। यहां पर एक नई चीज आती है जिसको बोलते हैं टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, TAU टाउ। इसको इसके द्वारा, इसका मतलब होता है विश्रांति काल। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विश्रांति काल। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। इसको थोड़ा बताने के बाद मैं आपको पूरा बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। विश्रांति काल क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी भी चालक तार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जब बैटरी को लगा दिया जाए और बैटरी के थ्रू उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब भागते हैं तो उनके सामने कोई पॉजिटिव आयंस या क्रिस्टल का मटेरियल का कोई आयंस आ जाता है, जिससे वो टकरा जाते हैं, अपनी एनर्जी उसको देते हैं, फिर बैटरी से फिर एनर्जी लेते हैं, फिर दौड़ते हैं।
तो कुल मिलाकर ये जो टकराना है, इसी टकराने को बोलते हैं प्रतिरोध। यानी कोई भी चालक तार अपने अंदर से धारा को आसानी से गुजरने नहीं देता, कुछ ना कुछ प्रतिरोध उस पर लगाता है। प्रतिरोध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन से टकराना। जितनी ज़्यादा टकराहट होगी उतनी ज़्यादा प्रतिरोध होगा, टकराहट नहीं होगा तो प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स और ये बैटरी से एनर्जी लिया और ये इससे टकराया, ऐसा टकराने से ये इसका डायरेक्शन चेंज होकर इधर आ गया। अब यहाँ पर एक दूसरा है, उससे भी टकराया, इधर चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक टकराया तो T1 टाइम, यहाँ से यहाँ टकराया, टकरा के इधर चला गया T2 टाइम। तो इसकी परिभाषा होती है दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन दो लगातार किसी पॉजिटिव आयन से टकराया है तो टकराने में जो टाइम लगा, फिर दूसरी बार किसी से टकराएगा, इन दो टक्करों के बीच का समय अंतराल, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल ही विश्रांति काल कहलाता है। और यह विश्रांति काल किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए ओम का नियम का सत्यापन इस फॉर्मूले से हम अभी कर देते हैं। क्या बोल रहा हूं, ओम के नियम का सत्यापन इस फॉर्मूले से अभी हो जाएगा। अगर किसी चालक का तापमान, दाब, आयतन, एरिया, लेंथ इत्यादि को परिवर्तित, यानी एल और ए दोनों कांस्टेंट है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बदला नहीं जा रहा, लेंथ भी नहीं बदला जा रहा है, और तापमान भी नियत है। तापमान अगर नियत है तो टाउ भी नियत होगा, यानी विश्रांति काल टक्करों का जो दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल ये भी कांस्टेंट होगा। अगर पदार्थ को परिवर्तित नहीं किया जा रहा है, यानी कॉपर, मान लीजिए हम कॉपर का वायर लेते हैं, तो किसी भी निश्चित पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है, यानी कॉपर के लिए n अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए n अलग होगा, तो हम मान रहे हैं कि वो पदार्थ वही है, परिवर्तित नहीं हो रहा था। n कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, m तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 2 भी, यानी कुल मिलाकर पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ को इस फॉर्मूले से भी हम डिराइव कर सकते हैं। क्या मतलब, अगर किसी भी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए, यानी उसका ताप, दाब, आयतन, एरिया, लंबाई इत्यादि को परिवर्तित नहीं किया जाए, तो जब उसको परिवर्तित नहीं करे तो ये कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट, एम तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एन क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो ये भी कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट, यानी आर बराबर कांस्टेंट, आर बराबर कांस्टेंट बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कांस्टेंट होगा, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी वोल्टेज और करंट के अनुपात के बराबर। अब प्रश्न उठता है कि तापमान को कांस्टेंट रख रहे हैं हम, लेकिन उसका क्षेत्रफल और आयतन इत्यादि को हम कांस्टेंट नहीं रखते, तब क्या होगा, तब एक नई चीज बनेगी, हमसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो उस बात को हम जिक्र करते हैं। अब स्टूडेंट, मैंने लिखा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब मैं मान रहा हूं किसी दिए गए चालक तार में, चालक तार फिक्स है, यानी कॉपर का है, किसी दिए गए चालक तार में n का मान क्या होगा, कांस्टेंट। n का मान मतलब क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा चालक तार का तापमान ये कांस्टेंट है। यानी दो चीजें गारंटी है कि मैंने कॉपर का तार लिया, ये है कॉपर का तार, और कमरे का तापमान जो भी होगा वही तापमान तार का होगा, यानी मैंने n और t दोनों को कांस्टेंट लिया, ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। यानी हमने कोई भी कॉपर का तार लिया तो उसके लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके एकांक आयतन में फिक्स होगी, और हमने मान लिया कि चालक के तापमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो दो चीजें, तो n कांस्टेंट हो गई, n कांस्टेंट क्यों गई,
गिवन मटेरियल, किसी दिए हुए चालक तार के लिए ये n फिक्स होगा और T कांस्टेंट है, उसका ताप, उस चालक तार का तापमान भी कांस्टेंट है। तो मैंने अभी बताया चालक तार का तापमान कांस्टेंट है, विश्रांति काल भी कांस्टेंट होगा, विश्रांति काल यानी टाउ भी क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट होगा। तो अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, बस दो ही चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल को कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं, वो बदल सकता है। तो किसी दिए गए चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है, तो n कांस्टेंट हो गया। अगर तापमान कांस्टेंट है तो विश्रांति काल भी कांस्टेंट होगा। ये क्यों होगा? अगर किसी चालक तार का तापमान कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्रति सेकंड टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कांस्टेंट होगी। एक सेकंड में मान लीजिए 50 बार टकरा रहा था, तो अगले एक सेकंड में भी 50 बार ही टकराएगा, फिर अगले सेकंड में भी 50 बार, यानी टाउ क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां से आपको समझ में आएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है V/I, ये तो ओम्स लॉ का बेसिक, और ये R का जो मान होता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से निकालते हैं, ये होता है, ये है टाउ, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये होता है L/A। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर किसी दिए हुए मटेरियल के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कांस्टेंट होगी, अगर मैं तापमान को परिवर्तित नहीं कर रहा हूं तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल ये भी कांस्टेंट होगा, तो कुल मिलाकर ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। और ये जो वैल्यू कांस्टेंट होगा 2m/ne² टाउ, ये कांस्टेंट होगा। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं प्रतिरोधकता, जो मैंने यहां लिखा है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यानी किसी दिए हुए मटेरियल के लिए या किसी दिए हुए तार में अगर उस तार की प्रकृति, यानी एल्यूमिनियम का तार है तो वही रहना पड़ेगा, कॉपर का नहीं लेना। अगर कॉपर का तार है तो कॉपर का रखिए। तो उसके लिए क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसका तापमान, कमरे का तापमान जो है परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो विश्रांति काल भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर ये कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को बोलते हैं रो। इसको रो के द्वारा प्रदर्शित, इसको रो के द्वारा RH, रो के द्वारा ग्रीक लेटर रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उस स्थिति में आप देखिए स्टूडेंट, तो R बराबर क्या हो गया, अब V/I को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो वैल्यू है ये हो गया रो और ये हो गया L/A। तो ये आपको समझ में आएगा कि प्रतिरोध का मान, ये प्रतिरोधकता है, इसके बारे में इसके बाद में बताता हूं मैं। पहले हम प्रतिरोध को बताएंगे कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। किसी दिए हुए मटेरियल में तथा उसका तापमान कांस्टेंट है, तो उस स्थिति में प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि प्रतिरोध दो बातों पर डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई और उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर। तो इसके आगे की बात हम फिर करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूं। ये R बराबर होता है रो L/A। ये किसी चालक तार है, इसकी लंबाई A, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, यदि पदार्थ की प्रकृति या चालक की प्रकृति तथा तापमान दोनों निश्चित हैं, तो उस स्थिति में रो क्या होगा, कांस्टेंट, ये परिवर्तित नहीं होगा। रो की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया, रो की वैल्यू होती है 2m/ne² टाउ। इसको बोलते हैं चालक का DNA। ये DNA ये आंतरिक चीजों से प्रभावित होता है, ये बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। इसके बारे में इसके बाद में बताते हैं। तो पहले R किन किन बातों पर, तो अगर यदि चालक की प्रकृति यानी उसका नेचर, यानी कॉपर का तो कॉपर ही रहने देंगे, अगर कोई दूसरा गोल्ड है तो गोल्ड ही रहने देंगे, या सिल्वर है सिल्वर, या एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, यानी उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, और कमरे का तापमान वो भी नियत है, तो रो निश्चित तौर पर क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उस स्थिति में R क्या होगा, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है,
अगर किसी दिए हुए मटेरियल में, किसी मटेरियल की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और कमरे का तापमान भी फिक्स है, यानी तापमान भी बढ़ नहीं रहा है, तो उस समय किसी चालक का प्रतिरोध दो बातों पर डिपेंड करता है कि चालक कितना लंबा है और चालक की थिकनेस कितनी है, वो पतला है कि मोटा है। और पतला है या मोटा है, थिक है या थिनर है, ये किससे डिसाइड होगा? उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या बड़ी है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। उसकी त्रिज्या कम है यानी तार पतला है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा क्यों होता है, इस फॉर्मूले के अनुसार। तो चलिए इसको थोड़ा और देख लेते हैं। तो कहने का मतलब, लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा छोटी लंबाई या कम लंबाई के तार का प्रतिरोध कम होता है। इसका मतलब क्या है? अगर एक चालक तार है जिसकी लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और दूसरा चालक तार है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो हमारा फॉर्मूला सजेस्ट करता पहला, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। द लॉन्गर लेंथ हैज लॉन्गर रेजिस्टेंस एंड शॉर्टर लेंथ हैज स्मॉलर रेजिस्टेंस। यानी लंबे तारों का प्रतिरोध ज्यादा होता है और छोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। क्यों? क्योंकि पहला नंबर फॉर्मूला ये बताता है कि प्रतिरोध और लंबाई में सीधा अनुक्रमानुपाती। अगर मान लीजिए चालक तार की लंबाई 10 थी, पहले कितना था? 10 था, अब कितना कर दिया? 20। तो आप देखोगे कि प्रतिरोध जो होगा पहले की तुलना में, इसको लिख सकता हूं 2 गुणे 10 20, यानी पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर 30 कर दूं तो 3 गुना बढ़ जाएगा, 40 कर दूं तो 40 गुना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो किसी भी चालक का प्रतिरोध बाहरी चीजों से प्रभावित होता है, आंतरिक चीजों से नहीं। आंतरिक चीजों से आपका डीएनए ये अलग है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर किसी दिए गए पदार्थ की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, यानी उसकी प्रकृति वही है, जो मटेरियल है उस मटेरियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है और कमरे का तापमान भी फिक्स है, तो उस स्थिति में रो कांस्टेंट होगा। और रो जब कांस्टेंट होगा तो आर का मान केवल दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक चालक तार की लंबाई और दूसरा उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक कितना मोटा है, कितना थिकर है या कितना थिनर है, कितना मोटा है कितना पतला है। अगर मोटा होगा तो क्या होगा, पतला होगा तो क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। तो हमारा हेडिंग क्या था कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध किन बातों पर किससे अफेक्टेड होता है? तो एक तो लेंथ से, लंबा लेंथ लोगे तो लंबा प्रतिरोध, ज्यादा प्रतिरोध, कम लंबाई का लोगे तो कम प्रतिरोध। दूसरी बात चलिए, दूसरी बात हमारी ये है कि आर जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र, यानी इसका अनुप्रस्थ ये है एक दूसरा मैंने ले लीजिए, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या हम लेंगे तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है? R2 है। तो ये पतला तार है, पतला तार, मोटा तार यानी रेडियस ज्यादा। तो अब इसको थोड़ा देखते हैं, ध्यान से देखिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर किसी भी चालक तार को अगर लंबवत काटा जाए तो जो आपको दिखेगा रिंग टाइप का दिखेगा, यानी एक वृत्त के समान दिखेगा। इसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चलिए, थिक वायर, मोटा तार, ये मोटा तार है तो इसका आर क्या होगा? ज्यादा होगा, और ये जब ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? कम। तो आर का मान क्या होगा? यहां लिखिए आर ज्यादा है तो इस संबंध के अनुसार प्रतिरोध क्या होगा? कम। यही वजह है कि मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। इसके ठीक विपरीत पतले तार
पतले तार यानी ये वाला तार देखिए, इसका रेडियस कम है, आर कम है, और इस फॉर्मूले के अनुसार आर कम है। आर अगर कम है, ये फॉर्मूला हमको सजेस्ट कर रहा है कि आर कम है, नीचे की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर, यानी आर का मान बढ़ेगा, यानी पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो मोटा तार है इसका मतलब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है इसका मतलब मोटा तार है, तो मोटे तारों का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसमें कम है, देखिए पतला तार है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें कम है, तो ये कम है तो रेडियस भी कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये रेडियस कम हुआ तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। तो यही वजह है कि दो बातें आपको मैंने सिखाया कि लंबे तारों का प्रतिरोध छोटे तारों की तुलना में अधिक होता है। अब आपसे पूछा जाएगा क्यों, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमको बताता है कि अगर रो कांस्टेंट है, अगर किसी भी चालक पदार्थ का डीएनए उसकी प्रकृति और तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो प्रतिरोध केवल दो बातों पर डिपेंड करेगा, पहला उस चालक तार की लंबाई और दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या। छोटा त्रिज्या यानी पतला तार, बड़ी त्रिज्या यानी मोटे तार। मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है और पतले तारों का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा। क्यों होता है, विथ फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया, ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं इस रो के बारे में बात करते हैं, जो हम आज हमारे टॉपिक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में अंतर भी बताऊंगा मैं अभी आपको। तो अब रो के बारे में बात करते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को बताता है, वो आंतरिक चीजों से प्रभावित नहीं होता है। अगर यानी उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर इत्यादि को बदल दिया है तो आर बदल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधकता, रो के बारे में। रो प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी बोलते हैं अंग्रेजी में, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इकाई निकालने के लिए भी आता है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं अभी मैं। रजिस्टिविटी या इसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो होता है किसी भी चालक का डीएनए होता है, चालक का डीएनए। जैसे डीएनए का मतलब अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हर व्यक्ति का अपना एक स्पेशल डीएनए होता है और कि दुनिया में किसी भी दो व्यक्तियों का डीएनए कभी भी सेम नहीं होता। ये हमारी कुदरत की एक खास पहचान है। उसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट्स का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। दो पदार्थों का कभी भी एक ही टाइप का नहीं होता। तो रो जो होता है, जो पदार्थ के आंतरिक गुणों पर निर्भर करता है। कैपिटल आर तो बाहरी चीजों पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, लेकिन रो किस पर डिपेंड करता है, रो उसके पदार्थ के आंतरिक गुण पर डिपेंड करता है, आंतरिक गुण पर डिपेंड करता है, पर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए, ये रो जो होता है मैंने आपको बताया, रो बराबर 2m ne² टाउ। इस पर ध्यान दीजिए आप, ये डीएनए ऑफ, हाँ अगर ये डीएनए में छेड़छाड़ करोगे तब ये रो बदल जाएगा। अब मान लीजिए, तो यहां पर m जो है स्टूडेंट, पहले m के बारे में, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलने वाला है, कांस्टेंट हो गया। E इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये भी नहीं बदलेगा। यानी जो रो होता है, रो RHO, रो, इसको रो बोलते हैं ग्रीक लेटर। रो जो होता है, दो तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो केवल रो जो होता है केवल दो बातों से डिसाइड होगा, उसका डीएनए, किसी भी मटेरियल का डीएनए या किसी भी पदार्थ का जो आंतरिक प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, वो दो बातों पर निर्भर करती है, एक एन पर, एक टाउ पर।
एक एन पर, एक टाउ पर। और ये कैसे वेरी करता है? जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये इसके व्युत्क्रमानुपाती और रो के, देखिए तो किसी भी चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध ये बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। यानी किसी चालक तार की लंबाई को बदल दीजिए, एरिया को बदल दीजिए तो ये बदल जाएगा, लेकिन रो नहीं बदलेगा। रो किससे प्रभावित होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो मटेरियल है उस मटेरियल में उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर संख्या बहुत ज्यादा है, ये अगर बहुत ज्यादा है, अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, अगर ये बहुत कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा। और ये विश्रांति काल किस पर डिपेंड करता है? विश्रांति काल तापमान पर। तापमान मतलब अगर किसी चालक तार का तापमान को बढ़ा दिया जाए तो तापमान को बढ़ाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बैटरी से तो एनर्जी ले रहा था, अब अलग से और एनर्जी दे रहे हैं, कमरे का तापमान बढ़ गया तो वो हीटिंग एनर्जी मिल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उछल कूद करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जोर जोर से टकराएंगे। जब जोर जोर से टकराएंगे तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल वो घट जाएगा, ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई? तो ये जो डीएनए है किसी पदार्थ का, ये डीएनए दो बातों पर निर्भर करता है। यानी यहां लिखो रो एन के व्युत्क्रमानुपाती और रो उसके विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि एन का मान को बढ़ाया जाए, एन यानी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, यानी उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो रो का मान ये अधिक है तो ये कम हो जाएगा, का मान कम हो जाता है। यानी जो अच्छे चालक होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये ज्यादा होने से इनका रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है। उसके बाद यदि चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या या नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ जाती है यानी पहले धीरे धीरे टकरा रहे थे, अब जोर जोर से टकराएंगे तो विश्रांति काल कम हो जाएगा। विश्रांति काल या टाउ कम हो जाएगा। टाउ जब कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये अगर कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो यही वजह है कि किसी भी चालक का तापमान बढ़ाने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। अगर चालकों का तापमान को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है? तो क्यों का आंसर तो कम लोग जानते हैं, लोग याद कर लेते हैं, लेकिन अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चालक का तापमान बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच में टक्करों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। यानी पहले कम समय में टकरा रहे थे, जब 1 सेकंड में 50 टक्कर लगा रहे थे, अब 1 सेकंड में 100 टक्कर लगा रहे हैं। यानी उनके बीच का जो समय अंतराल है, जो दो टक्करों के बीच का समय अंतराल, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन विल डिक्रीज, कम हो जाता है। ये अगर कम होगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ये ज्यादा होगी तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कम हुआ, यानी रुकावट कम हो गई तो धारा का मान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ने से दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल घट जाता है। ये एरो का निशान नीचे है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध बढ़ जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ने से, रेजिस्टिविटी बढ़ने से उसकी चालकता कम हो जाती है। यही वजह है कि किसी भी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसमें अपोज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे धारा का मान कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको समझ में आ गया कैपिटल आर जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करता, पदार्थ के आंतरिक गुणों से प्रभावित नहीं होता है। कैपिटल आर जो होता है ये पदार्थ का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है जो केवल उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट से प्रभावित होता है। अगर लंबाई बढ़ा दो
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बढ़ा दो या कम कर दो तो आर प्रभावित होगा, रो प्रभावित नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लंबाई एल व एरिया बढ़ाने पर या बदलने पर आर प्रभावित होता है, यानी प्रतिरोध रो प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रो जो है चालक के बाहरी गुण से प्रभावित नहीं होता। उसकी लंबाई को बढ़ा दो, पतला तार लो या मोटा तार, उसकी लंबाई को 3 गुना कर दो या 4 गुना कर दो तो कैपिटल आर बदल जाएगा, लेकिन रो नहीं बदलेगा। रो किससे प्रभावित होता है? उस पदार्थ में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उस पदार्थ का तापमान या विश्रांति काल। तापमान बढ़ा होगा, विश्रांति काल क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी तापमान बढ़ाने से दो टक्करों के बीच का समय अंतराल कम हो जाएगा, ये कम होने से बढ़ जाएगा। तो ये हुआ आपका प्रतिरोधकता। अब स्टूडेंट मैंने आपको एक चार्ट बना के कैपिटल आर और रो के बीच में संबंध बताता हूं, दोनों में अंतर बता देता हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब रो की इकाई निकालते हैं। आर की इकाई तो आपको मालूम है, आर की इकाई तो आपको बता दिया हूं। आर की इकाई होती है वोल्टेज अपान आई। 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो अब बोलेंगे 1 ओम, ये तो आपको मालूम है। अब रो को निकालेंगे। प्रतिरोधकता की इकाई या रजिस्टिविटी की इकाई, ये परीक्षाओं में आता है। देखिए क्या होता है, ये होता है कि हमको मालूम है आर बराबर होता है रो एल या कैपिटल एल के द्वारा लिख रहा था मैं अपान ए। तो रो कितना हो जाएगा? रो बराबर आर ए अपान एल। तो अब देखिए आर, रो की इकाई क्या होगी? आर की इकाई होती है ओम, ओमेगा। एरिया का मतलब होता है मीटर का वर्ग और लंबाई का मतलब मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? रो की इकाई होती है ओम मीटर। इसको हिंदी में लिखेंगे ओम मीटर। ठीक है, जबकि आर की इकाई क्या होती है? आर की इकाई होती है ओम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसको कॉलम बना के हम लोग लिखते हैं। देखिए आर, ये है कैपिटल आर और ये है रो। ये जो होता है बाहरी चीजों से, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल से प्रभावित होता है, और रो जो होता है वो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि यह आंतरिक चीज यानी पदार्थ के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा विश्रांति काल, इससे प्रभावित होता है। पहला तो अंतर ये है, पहला तो डिफरेंस ये है। दूसरा यानी कैपिटल आर बाहरी चीजों से प्रभावित होता है, जबकि रो उस चालक पदार्थ का डीएनए, उस चालक में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा विश्रांति काल पर डिपेंड करता है, और विश्रांति काल तापमान पर डिपेंड करता है। दूसरा, इसकी इकाई होती है ओम और इसकी इकाई क्या होती है? ओम मीटर। तीसरा डिफरेंस क्या है? तापमान बढ़ाने से चालकों का प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूला से भी बताया था। देखिए फॉर्मूला से बताया था रो एल अपान ए, और रो का मतलब होता है 2m NE² तो मैंने बताया कि अगर तापमान को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच का टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कम समय में अधिक टकराएंगे तो समय अंतराल कम हो जाएगा। जब समय अंतराल कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, जब ये बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जब भी किसी चालक तार का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। तो तीसरा पॉइंट है तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इसी प्रकार तापमान बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध या रो भी बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है मैं 2-3 बार आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो स्टूडेंट्स, आज 2 चीजों पर हमारा ध्यान केंद्रित था। पहली बात, प्रतिरोध का मीनिंग क्या होता है, भौतिक मीनिंग क्या होता है। दूसरा, विशिष्ट प्रतिरोध।
प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ के बाहरी चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, बशर्ते उसके तापमान और मटेरियल के प्रकृति को बदला ना जाए। तो उस स्थिति में प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होती है। लेकिन रो जो होता है ये इसकी तस्वीर अलग है, ये 2m/ne²। ये किसी भी पदार्थ का डीएनए होता है और ये जो डीएनए डिसाइड होता है उस पदार्थ के अंदर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उसके तापमान से। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आज हमारा मेन फोकस था जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा था, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में अंतर, इसके बारे में, दोनों की इकाई, एक का ओम एक का ओम मीटर, इसी के बारे में हमने बात किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, निश्चित तौर पर पसंद आया होगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। फिर अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।